प्यारे बच्चों, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब जान पहचान का अगला सबक, जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार, तो ये सबक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि राइटर ने इस सबक के ज़रिए से हमें किस शख्सियत से हमारा तारुफ कराने की कोशिश की है और उस शख्सियत की ज़िंदगी, उसके ज़िंदगी के जो हालात हैं वो, और उसके कारनामों से हमें, कौन कौन से कारनामों से हमें इस सबक में उसने तारुफ कराने की कोशिश की है, उसके कारनामों की। तो इन सब के बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले हम, जैसा कि हमेशा करते हैं, कि इसका जो उन्वान है, इसका जो शीर्षक है या इसका जो नाम है सबक का, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं और उसको समझते हैं, ताकि आगे का सबक समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। अब इसमें देखें, पहला जो लफ्ज़ है वो है पहली जंग आज़ादी। पहले हम ग्रामेटिकल चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली का मतलब आपको मालूम ही है, फर्स्ट यानी प्रथम। दूसरा लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है जंग आज़ादी, तो इस लफ्ज़ को गौर से देख लें। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, देखिए यहाँ एक ज़ेर लगाया गया है। कायदा जब आप पढ़ते हैं, कुरान शरीफ आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरी, तो वही वाला ज़ेर यहाँ लगा हुआ है जंग के नीचे। तो लफ्ज़ है जंग, लेकिन ज़ेर लगाकर उसको कर दिया गया है जंगे। और उसके बाद अगला लफ्ज़ है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो ये जो ज़ेर है इसको हम इजाफत कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इजाफत जो लफ्ज़ है वो इजाफा से बना है। इजाफा यानी किसी चीज़ को बढ़ा देना, हिंदी में हम कहते हैं वृद्धि कर देना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जंग लफ्ज़ के नीचे ज़ेर का इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया है ज़ेर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इजाफत ज़ेर। ज़ेर की इजाफत यानी ज़ेर की वृद्धि, ज़ेर को बढ़ा देना। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ज़ेर लगाकर हम दो लफ्ज़ों को, दो अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, उसके अंदर ताल्लुक़ पैदा करते हैं, उनमें एक संबंध, एक रिलेशन, एक रब्त जो है वो कायम करते हैं। और ये जो ज़ेर है इसका जो मानी निकलता है, वो दोनों लफ्ज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो वो संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम का, के या की का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर है तो का और की, और प्लूरल है, जमा है तो के। अगर जो लफ्ज़ है वो मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है तो का आएगा, और स्त्रीलिंग है तो की आएगा, फेमिनाइन है तो की आएगा। यानी मुज़क्कर अगर है और अगर मुअन्नस अगर है तो दोनों ही हालतों में हम अलग अलग जो है लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग हर्फ का इस्तेमाल करेंगे मौके की मुनासिबत के एतबार से। तो चलिए देख लेते हैं इसको। दूसरा ये होता है कि जब ये इजाफत लग जाती है ज़ेर की, तो फिर हम इन दो लफ्ज़ों को, जिनके बीच में इजाफत लगी हुई है, जिनके बीच में ज़ेर लगा हुआ है, उन दो अल्फाज को आपस में ताल्लुक़ पैदा करके पढ़ते हैं। अब हम इसको यूँ नहीं पढ़ेंगे पहली जंग आज़ादी, तो हम इसको पढ़ेंगे पहली जंग आज़ादी। इन जंग और आज़ादी दोनों में बाहमी ताल्लुक़ पैदा किया गया एक ज़ेर से। और जिन दो अल्फाज में ताल्लुक़ पैदा किया गया है उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा करके पढ़ते हैं। यानी दूसरा वाला लफ्ज़ पहले पढ़ा जाएगा
और पहला वाला दूसरे नंबर पर। तो इसका जो माने निकलेगा, इसको जो हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आज़ादी की जंग, यानी यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आज़ादी। अब इस जो इजाफत है, जैसे मैंने आपको बताया कि इजाफत ज़ेर के माने या तो निकलेंगे काफ अलिफ का, या फिर निकलेंगे की, और या फिर निकलेंगे के। तो जमा तो यहाँ है नहीं, बहुवचन नहीं है, आज़ादी भी सिंगुलर है और जंग भी सिंगुलर है, तो फिर या तो का निकलेगा या की। तो यहाँ देखें आज़ादी की जंग है ना, तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे आज़ादी की जंग। तो यहाँ ये जो ज़ेर है इसके माने निकल रहे हैं की के। अब क्योंकि आज़ादी जो है वो, उसको हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग है, आज़ादी जो है वो मुअन्नस है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे आज़ादी की जंग। बहरहाल तो ये तो थी ग्रामर, कवायद की हम बात कर रहे थे, व्याकरण की। अब चलते हैं इसके लफ्ज़ी मानों की जानिब। पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। अब सिपह सालार किसको कहते हैं? सिपह सालार कहते हैं सेनापति को, जो सेना की कमान संभालता है उसको कहते हैं सिपह सालार, सिपाहियों का सालार। अब ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। सिपह, सिपह का मतलब फौज, सिपाहियों से मिलकर जो फौज बनी है आपकी वो सिपह कहलाती है। सालार यानी उनका लीडर, उनका लीडर, जैसे हिंदी में पति लगा देते हैं, सेनापति यानी सेना का लीडर। तो सिपह सालार सेनापति, और पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। तो पूरा मतलब हो गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, पहली जो आज़ादी की लड़ाई है उसका पहला सेनापति। और पहली जंग आज़ादी कौन सी है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो वो है 1857 की क्रांति। आपने शायद पढ़ ली हो सरसरी तौर पर आपकी 8वीं क्लास में सामाजिक ज्ञान में, और नहीं पढ़ी है तो आगे शायद आपके आगे तो आनी ही है आपके 9th-10th क्लासेस में। तो पहली जंग आज़ादी से मतलब है यहाँ 1857 में जो क्रांति हुई थी तो वो पहली जंग आज़ादी कही जाती है। तो उसके अंदर जो पहला सिपह सालार था उसके बारे में बात की जा रही है, और वो है बहादुर शाह जफर, जिनका फोटो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो चलिए अब सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। आज़ादी आप जानते हैं, जश्न का मतलब होता है सेलिब्रेशन। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर हम खुसूसी तौर पर, 26 जनवरी पर तो नहीं, 15 अगस्त पर हम जो है वो अपने मुल्क के आज़ाद होने का जश्न हर साल मनाते हैं। इस मौके पर, मौके को आप इस लफ्ज़ को ज़रूर ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में इसको 10 बार ज़रूर लिखें। मीम मौ तो है ही है, लेकिन काफ के साथ ऐन है, मौका। और यहाँ क्योंकि और यहाँ इसमें बड़ी ये जोड़ दी गई है तो इसलिए ये हो गया मौके। तो ऐन जो है वो इसको आप ध्यान में रखें। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया। ड्रामा आप जानते ही हैं, नाटक, और स्टेज किया गया यानी मंचित किया गया, यानी स्टेज पर वो ड्रामा खेला गया, पेश किया गया। ड्रामे का मौजू था बहादुर शाह जफर, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। अब यहाँ देखें क्योंकि ये ड्रामे का नाम है तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, ताकि ये हमें पता चल सके कि ये जो लाइन लिखी गई है दरअसल ये ड्रामे का उन्वान है, एक जनरल सेंटेंस नहीं है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम वावेन भी कहते हैं उर्दू में। तो ड्रामे का मौजू था, मौजू को आप देखें लफ्ज़ को और बहुत ध्यान से देखें, इसको भी अपनी कॉपी में 8-10 बार ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें भी देखिए लास्ट में ऐन आ रहा है, मौजू, मौजू। तो ये ऐन को हम हलक से पढ़ते हैं और जनरली हम बग़ैर ऐन के ही बोलते हैं मौजू, मौजू। तो अगर आप इसको लिखेंगे नहीं और बार बार इसको पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में जो है आप इसको सही नहीं लिख पाएंगे। तो बहरहाल आमिर आज बहुत खुश था क्योंकि उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और इस मौके पर एक ड्रामा जो है वो स्कूल में स्टेज पर पेश किया गया, जिसका जो शीर्षक था, उन्वान था, बल्कि जिसका विषय जो था, मौजू का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट जो था वो बहादुर शाह जफर से मुताल्लिक था और उसका जो टाइटल था वो था बहादुर शाह जफर, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया।
ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तलबा की बहुत तारीफ की। तलबा यानी स्टूडेंट्स, ये देखिए तलब से बना है, तलब का मतलब ख्वाहिशमंद है ना, जो इल्म हासिल करने की ख्वाहिश रखता हो। इसी से तालिब भी बनता है, तालिब का मतलब भी होता है ख्वाहिश करने वाला। और तलबा जो है वो जमा हो गई, बहुत सारे तालिब इल्म, तो उनको हम उनकी जमा जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं तलबा। तो सब ने तलबा की बहुत तारीफ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अब देखिए क्योंकि आमिर की बात कही जा रही है तो किसी दूसरे की बात जब हम कहते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये देखिए, तो ये स्टेटमेंट है, किसी का कथन है, किसी की कही गई बात है तो हमने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम किसी को आवाज़ देते हैं, मुखातिब करते हैं, तब हम ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी निदाइया फजाइया यानी विस्मय बोधिकारी चिन्ह लगाते हैं। तो अब्बू जब उसने मुखातिब किया अपने वालिद को तो ये लगा दिया गया। बहरहाल तो शाबाशी दी तो आमिर ने क्या कहा, अब्बू मुझे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बारे में कुछ और बताइए। तो जब उसने ड्रामे में पार्ट लिया, हिस्सा लिया, तो अब उसके दिल में 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया था ऊपर देखिए, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई। तो उसने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे इसके बारे में और ज़्यादा बताइए। और यहाँ साथ साथ देखते चलें, पहले भी बता चुका हूँ, हमजा बनाया, इसका मतलब है ये ईस्वी सन है, 1857 ईस्वी। दो चश्मे है लगा देते तो ये हो जाता है हिजरी सन। अब्बू ने कहा, और देखिए अब्बू की बात कही जा रही है तो वापस इन्वर्टेड कॉमा में हम अब्बू की बात को लिखेंगे कि बेटा ये एक लंबी कहानी है, बस यूं समझ लो कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए। ताजिर, व्यापारी, बिजनेसमैन। तो हिंदुस्तान में जो अंग्रेज आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक बिजनेस की कंपनी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और इस कंपनी को लेकर वो आए कि इस कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में हम बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे। यहाँ पर वो राज करने नहीं आए थे, तिजारत करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के हालात ख़राब हैं और यहाँ आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ताजिर से हाकिम बन गए और उनके दिल में हिंदुस्तान पर राज करने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो उसके वालिद ने कहा कि बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने यहाँ आए थे और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। औने पौने दाम, ये एक मिसाल हो गई। तो औने पौने दाम यानी सस्ते में, तो अपना माल यहाँ बेचते थे और यहाँ से माल सस्ते में ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाते थे। धीरे धीरे वो बाज़ हिंदुस्तानी सनातों के मालिक बन बैठे। तो अंग्रेज जो है वो यहाँ आए तो थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो जो हिंदुस्तान के लोगों की बहुत सारी सनातें थीं, बहुत सारे हुनर थे जो वो काम किया करते थे, उन पर उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमा लिया। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्क के इंतज़ामात में भी दखल देना शुरू कर दिया। इंतज़ामात यानी मैनेजमेंट, प्रबंध। तो मुल्क के जो इंतज़ाम थे, प्रबंध से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी जिनके ज़रिए मुल्क चलाया जाता है, धीरे धीरे उन्होंने उसमें भी अपना दखल देना शुरू कर दिया। 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। बराए नाम यानी सिर्फ नाम को ही मुग़लों की हुकूमत रह गई थी। ज़्यादातर जो हिस्से थे वो या तो बगावत कर चुके थे या ज़्यादातर हिस्सों पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। आमतौर पर ऐलान किया जाता था मुल्क बादशाह का, हुक्म कंपनी बहादुर का। तो ये ऐलान किया जाता था जब भी कोई ऑर्डर निकलता था, तो मुल्क तो बादशाह का है लेकिन हुक्म जो है वो कंपनी बहादुर का चलेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्म नाफिज होता था मुल्क के अंदर, और बादशाह जो है वो सिर्फ बराए नाम बादशाह थे।